जी जनाब, कल क्या हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, क्या क्या कौन से पढ़े थे, कौन बताएगा? अहमद, अहमद ही नाम है ना? हाँ अहमद, बताओ। जी, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, हमने बात की थी, स्टार्ट की थी कि भाई ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि इन्फोर्सिबल होंगे, जिसको अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है फॉर द परफॉर्मेंस और फॉर द डैमेजेस, इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो फिर हमने इसको कहा था कि भाई व्हाट एग्रीमेंट्स आर इन्फोर्सिबल। व्हाट हो गया भाई, तुम लोग मसले मसाइल हल हो गए? जल्दी जल्दी कर लो, अभी तो एक हैंड आउट मिला, उसमें मैं 6 हैंड आउट निकल के आ गया तुम्हारे पास से। आपके पास हैंड आउट? एक हैंड आउट भाई दे दो, ठीक है? आप इनसे भी ले लें, बाकी फिर ताहिर से आप अरेंज कर लेगा, ठीक है ना? अच्छा जी, व्हाट एग्रीमेंट्स, कल जो लोग नहीं आए थे आप लोगों ने क्या रिपीट में है या फ्रेश है? दोनों फ्रेश है। देखिए, कल की क्लास में हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर बात की थी, और वो ये थी कि हम इस बिजनेस लॉ के अंदर जो हमारे टॉपिक हैं उसमें एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और उसके बाद कुछ अदर लॉज हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि 50% ऑफ द पोर्शन इज कमिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो वी स्टार्टेड द टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसमें हमारा जो बेसिक फ्रेमवर्क था वो ये था कि हमने उन तमाम एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि जिसमें अगर परफॉर्मेंस ना हो तो आप कोर्ट जाके या तो परफॉर्मेंस मांग सकते हैं या डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्विकली बताता हूँ। एक पार्टी है ए और एक पार्टी है बी। ए ने बी को कहा कि भाई मैं आपको 10 लाख रुपए में क्या बेच रहा था भाई, मैं 10 लैपटॉप्स आपको ऑफर देनी मैंने। ठीक है ना, किसने दी? ए ने बी को ऑफर दी। बी ने ये क्या दे रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं, और बी इसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इसको मैं कहूंगा एक्सेप्टेंस हो गई। तो ए ने ऑफर दी, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और इसमें दो प्रॉमिस हैं। ए प्रॉमिस कर रहा है कि मैं लैपटॉप दूंगा, बी प्रॉमिस कर रहा है क्या करेगा? पैसे देगा। तो ए बी से प्रॉमिस कर रहा है, ए की तरफ से क्या प्रॉमिस है? प्रॉमिस फॉर लैपटॉप्स, और बी की तरफ से क्या प्रॉमिस है? बी की तरफ से क्या है? पेमेंट करनी है उसे। ठीक है, तो ये जो प्रॉमिस हो रहे हैं ए और बी की तरफ से, इसको हमने क्या कहा था भाई? सरकार जो पीछे थे क्लास में, अहमद, ये जो दो चीजें थी इसको हमने कहा था कंसीडरेशन। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर ऑफर हो, उसकी एक्सेप्टेंस हो और उसके अंदर कंसीडरेशन हो, तो ये क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, एग्रीमेंट तक हम पहुंच गए। उसके बाद हमने कहा कि भाई हमें एग्रीमेंट तक नहीं, हमें कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचना है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि भाई अगर कंसीडरेशन है, तमाम चीजें मौजूद हैं, इन्फोर्सिबिलिटी अगर है इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अच्छा, इन्फोर्सिबिलिटी का क्या मतलब है? मतलब ये है कि फर्ज कर लें इस पूरे सिनेरियो में ए प्रॉमिस करने के बाद लैपटॉप डिलीवर नहीं करता। क्या नहीं करता भाई? लैपटॉप डिलीवर नहीं करता। या बी लैपटॉप लेने के बाद पेमेंट नहीं करता। क्या दोनों पार्टीज अपने राइट्स के लिए और दूसरे के प्रॉमिस के लिए कोर्ट जा सकती हैं? हाँ या ना में जवाब दो भाइयों। जी हाँ, बोथ कैन गो टू। और अगर ये दोनों पार्टीज कोर्ट जा सकती हैं तो इसका मतलब है कोर्ट अगर आपके केस एक्सेप्ट करेगी और उसको सुन के किसी एक के हक में फैसला देगी, तो इसका मतलब ये होगा कि दिस प्रॉमिस कैन बी इन्फोर्स थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। क्या हो जाएगा? कोर्ट ऑफ लॉ से हो जाएगा ना भाई। या तो कोर्ट बोलेगी भाई देखो तुमने लैपटॉप लिए थे, या तो लैपटॉप वापस कर दो, या पैसे वापस करो, या डैमेजेस पे करो।
कोई भी फैसला दे सकती है कोर्ट ना, लेकिन कोर्ट में ये फैसला जा सकता है कि भाई आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, आपने डिलीवर करने का बोला था, हमने नहीं किया। ठीक है, अच्छा ये 10 लैपटॉप की एग्जाम्पल लग रही है, हो सकता है कि आप ये कंपनी हो और आप किसी बड़ी कंपनी से डील कर रहे हो, होता है ना भाई ऐसे ही। अब बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं आपस में डीलिंग करती हैं तो वो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम है कि अगर आपने अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की तो दूसरी पार्टी उसके लिए कहाँ जा सकती है, कोर्ट जा सकती है। अब हमने इसी के अंदर बात की थी कि क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए हर बंदा कोर्ट जा सकता है, नहीं। फैमिली के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फर्स्ट कर लो ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैं कल की क्लास से सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूं, ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ए जो है हस्बैंड है, बी वाइफ है। ए ने वाइफ से बोला अपनी कि भाई तुम मेरे लिए अगर खाना बनाती हो तो मैं तुम्हें क्या कहते हैं मंथली अलाउंस पे करूंगा 20,000 रुपए। ठीक है, अब बेगम ने खाना बनाना शुरू किया, ये भाई साहब पलट गए, तो क्या वाइफ कोर्ट जा सकती है? जवाब दीजिए भाई, नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये फैमिली मैटर है। ठीक है, तो हमने जब एलिमेंट्स पढ़े थे तो उसमें हमने एलिमेंट्स के अंदर कल जो पढ़े थे ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ी थी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन पढ़ी थी, और उसके बाद हमने लॉफुल कंसिडरेशन पढ़ी थी। तो इंटेंशन वाले जो टॉपिक है वो आप लोग वीडियो के अंदर देख लेगा, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है ना, क्लियर है भाई? यहां से हम कनेक्ट करते हैं। तो हमने ये तमाम चीजें कल डिस्कस कर ली थी कि आपके फैमिली मैटर्स होंगे तो आप कोर्ट में आपको इन्फोर्सिबिलिटी उसकी नहीं मिलेगी, और अगर क्या होगा कमर्शियल होंगे तो उसमें प्रिज्यूम क्या किया जाएगा कि आपकी लीगल ऑब्लिगेशन मौजूद है। क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा जी, बता दूं इसे? जी जनाब, हमने कल कैपेसिटी की बात कर ली थी, पॉइंट नंबर 4 की। कैपेसिटी में क्या क्या था? हम हैं इसके आगे पेज और एक बार वो करें, हमने यहां तक पढ़ लिया था नीचे कैपेसिटी तक, अब हम यहां से शुरू करें फ्री कांस्टेंट से। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं? जो नए बच्चे आए हम पढ़ रहे हैं अभी एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीजें मौजूद होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ये चीजें मौजूद नहीं होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें हमने अभी तक ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ ली थी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन पढ़ लिया था, लॉफुल कंसिडरेशन पढ़ ली थी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पढ़ ली थी। ठीक है, कैपेसिटी में कौन, जल्दी से बता दो भाई, 3 पार्टीज कौन सी होती हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता? माइनर, अनसाउंड माइंड। पागलों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप भी पागल होंगे, दूसरा बंदा पागल नहीं है, वो तो है ही है, आप भी उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एनी पर्सन डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ, ऐसा बंदा जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया हो किसी लॉ के तहत। फॉर एग्जाम्पल, मैं कराची में बैठ के क्या इसराइल के किसी बंदे के साथ कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ, पार्टनरशिप कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। इंडिया और पाकिस्तान में जंग छिड़ी हुई है, इंडिया पाकिस्तान में कोई कॉन्ट्रैक्ट आपस में बैन लगा हुआ है, क्या आप उनसे ट्रेडिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये तमाम चीजें हमने कैपेसिटी में जनरल फ्रेमवर्क की बात की थी, और हमने एक चीज कही थी कि एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे ये जितने एलिमेंट्स हैं ये आगे पूरे पूरे क्या हैं? चैप्टर्स हैं। तो ये इंशाल्लाह जब आप चैप्टर्स करोगे तो इसकी डिटेल में और हम जाके डीप डाइव कर रहे होंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फ्री कॉन्सेंट की। कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। हैंड आउट नहीं आपके पास भी, इन्हीं से शेयर कर लें अभी। ठीक है, अच्छा, फ्री कॉन्सेंट क्या होती है? देखो, कॉन्ट्रैक्ट जब वैलिड होगा, सुन लो मेरी बात, कॉन्ट्रैक्ट जब वैलिड होगा जब दोनों पार्टीज अपनी फ्री विल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें? फ्री विल के साथ और फ्री माइंड के साथ। ठीक है, क्या मतलब हुआ? ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करना है, ए ने बी को प्रॉपर्टी बेचनी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू है
2 करोड़ रुपए, 20 मिलियन हो गए। आइडियल सिचुएशन क्या है, ए बी को कितने में बेचेगा, ए की प्रॉपर्टी है वो बी को बेचना चाहेगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू है 2 करोड़ रुपए, वो कितने में बेचेगा, बोलो भाई 2 करोड़ या ज्यादा। बी भाई साहब जो है ना वो बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, कौन है, बस पार्टी है, किसी पार्टी से इनका ताल्लुक है। इन्होंने ए को कहा देखो भाई मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, तुमने मुझे बेचनी है, लेकिन मैं तुमसे ये प्रॉपर्टी कितने में खरीदूंगा, 50 लाख रुपए में। हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ बी ने एक और कहानी इसको दी कि भाई देखो तुम्हारा जो बेटा है ना वो इस टाइम पे कॉलेज जाता है, इसको हम उठवा लेंगे, उसके बाद तुमने ये प्रॉपर्टी हमारे नाम करनी होगी। अब हो सकता है ये 50 लाख में, बोलो भाई, हो सकता है। तो बी ने ए को क्या किया, थ्रेट किया। ए अपनी प्रॉपर्टी अगर कम पैसों में बेचने को तैयार हुआ है और किसी थ्रेट की वजह से, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ए की कॉन्सेंट फ्री, बोलो भाई, बोलना जरूरी है, ए की कॉन्सेंट फ्री नहीं है, ठीक है। और ये जो चीज की गई है इसको कहते हैं कॉर्शन। क्या कहते हैं भाई, कॉर्शन, ठीक है। यानी आप किसी को थ्रेड करके, उसकी प्रॉपर्टी को थ्रेड करके, उसको थ्रेड करके, उससे रिलेटेड किसी फैमिली मेंबर को थ्रेड करके आप उसके साथ कॉन्टेक्ट में एंटर हो रहे हैं ऑन अनरीजनेबल टर्म। अच्छा, अनरीजनेबल टर्म ना भी हो, भाई मेरी प्रॉपर्टी है 2 करोड़ की, मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में बेचूंगा, लेकिन मैं बेचना भी नहीं चाह रहा, लेकिन वो बंदा मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई बेच दो। तो अगर उसने ऐसा कोई भी काम किया तो उसने क्या अप्लाई किया, कॉर्शन अप्लाई किया, ठीक है। तो ये फ्री कॉन्सेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट, आपका अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से बनता है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा ये अभी हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह अगर आप किसी से फ्रॉड करें, फ्रॉड कैसे होता है, फ्रॉड कैसे होता है भाई, देखो ए ने बी को, ये लिखते जाओ भाई, एग्जाम्पल है, मैंने पहले भी कहा एग्जाम्पल है, लिखते जाओ, ज्यादा आसानी होगी। ए ने बी को 100 लैपटॉप दिए और कहा ये कि ये सारे के सारे क्या हैं, न्यू आइटम हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या थे, वो रिफर्बिश थे। एक्चुअल में क्या थे, ए को पता था, ए को क्या था, पता था, उसने लेकिन बी को झूठ बोला कि भाई ये सारे के सारे क्या हैं, न्यू आइटम है, और न्यू आइटम कह के उसने 1 लाख रुपए में पर यूनिट बेच दिया। और अगर ये रिफर्बिश होता तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होती, कम होती, ज्यादा होती, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू फर्ज कर लो 70,000 होती। तो उसने 30,000 रुपए का क्या किया, फ्रॉड किया ना। तो इसका मतलब बी ने ए के साथ फ्रॉड किया है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या मौजूद नहीं है, फ्री कॉन्सेंट मौजूद नहीं है। बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही है वाली, क्योंकि बी ने ए के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अंदर फ्री माइंड नहीं है। बी को पता था कि मैं ए के साथ क्या कर रहा हूं, फ्रॉड कर रहा हूं। बात क्लियर है। ये देखो, ये अभी सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं इसलिए कि फ्रेमवर्क तुम्हारा बन जाए, क्योंकि जब हम फ्री कॉन्सेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो फ्रॉड क्या क्या एस्टेब्लिश होता है, कब फ्रॉड कब कब नहीं होता, ये सारी की सारी चीजें हमने फ्री कॉन्सेंट के चैप्टर में पढ़नी है। बट एग्जाम्पल से तुम्हें जरा माइंड बनना है कि भाई फ्री कॉन्सेंट क्या क्या होती है। क्वेश्चन समझ आया, यहां समझ आ रहा है क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है। ए ने बी से लैपटॉप खरीदने थे, ठीक है, बी ने ए को कहा कि ये सारे लैपटॉप क्या हैं, ब्रांड न्यू लैपटॉप्स हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या थे, पुराने थे, रिफर्बिश थे। रिफर्बिश की वैल्यू मार्केट में 70,000 रुपए पर यूनिट थी, और जो नए बिल्कुल ब्रांड न्यू थे उसकी 1 लाख रुपए थी।
तो आइडियली अगर वो उसको पता होता कि मैं रिफर्बिश खरीद रहा हूं तो वो कितने में खरीदता? 70,000 में। तो इसका मतलब है कि उस बंदे ने जो आपको पैसे एक्स्ट्रा पे किए हैं वो वैलिड नहीं है, ये याद रहेगा, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि उसने फ्रॉड किया, और अगर फ्रॉड किया है तो इसका मतलब फ्री कॉन्सेंट मिसिंग है। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल ले लो, इसी के बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे। बी ने लैपटॉप किससे खरीदे? सी से, और सी ने इसको क्या कह के बोला कि ये लैपटॉप क्या है अहमद? नए हैं। तो इसका मतलब बी को भी नहीं पता था कि ये लैपटॉप रिफर्बिश है या नए हैं। बात क्लियर हो रही है भाई? इधर जहन में रखना ये हम बातें कर रहे हैं। पहला केस क्या था? बोल लो भाई, बोल लो। पहला केस क्या था? पहला केस ये वाला, बी को पता था कि मैं क्या बेच रहा हूं? रिफर्बिश बेच रहा हूं। बी को पता था गौतम? पहले केस में बी को पता था कि मैं रिफर्बिश बेच रहा हूं, तो उसने क्या किया? ए के साथ फ्रॉड किया। दूसरा केस ये है कि बी को भी नहीं पता था, उसने किसी पार्टी से खरीदे थे और पार्टी ने क्या कहा था कि ये सारे लैपटॉप क्या हैं? ब्रांड न्यू है। बात क्लियर है? तो इसका मतलब बी ने जब ए को बोला तो उसके बैक ऑफ द माइंड ये था कि मैं सारे के सारे कौन से लैपटॉप बेच रहा हूं? नए लैपटॉप बेच रहा हूं। तो अब ये क्या फ्रॉड होगा? ये फ्रॉड, क्योंकि फ्रॉड में इंटेंशन होती है डिसीव करने की, धोखा देने की। ये क्या चीज है जो अब मैंने सेकंड बात की है? दिस इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। दिस इज कॉल्ड मिस क्या कहलाती है ये भाई? मिस रिप्रेजेंटेशन। यानी कि आपको भी वो चीज नहीं पता थी, लेकिन जब आपसे पूछा गया तो आपने उसको वेरीफाई नहीं किया, बल्कि आपने बोल दिया कि हाँ भाई ये नए। दिस इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या होती है भाई? बोलो जरा जोर से। तो अभी हमने कॉर्शन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन का एक बेसिक फ्रेमवर्क समझ आ गया या फ्री कॉन्सेंट में होता क्या क्या है। क्या क्या होता है भाई? कॉर्शन होता है, 5 चीजें होती है, मैंने सिर्फ 3 को भी टच किया है। कौन कौन सी? कॉर्शन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। इसको भी मैंने बहुत एक बेसिक एग्जांपल से टच किया है कि ये चीजें होती क्या क्या है। लेकिन हमारा जो अभी पॉइंट है एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो ये है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये 5 एलिमेंट, कौन से? कॉर्शन इन्वॉल्व होगा, फ्रॉड इन्वॉल्व होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व होगी, अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व होगा या मिस्टेक इन्वॉल्व होगी, तो यहां पे कॉन्सेंट फ्री नहीं होगी। याद रहेगी ये बात, ठीक है? तो ये अगर चीजें होंगी तो इसका मतलब है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्री कॉन्सेंट नहीं है। क्लियर? ठीक है, बात समझ आ रही है? तो फ्री कॉन्सेंट में क्या है? कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड, नॉट को हाईलाइट कर लो, नॉट कॉज्ड बाय torsion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. नॉट को हाईलाइट कर लो। यानी ये चीजें अगर होंगी तो फ्री कॉन्सेंट, और अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फ्री कॉन्सेंट होगी। ठीक है, उल्टा मत बोल देना कि ये चीजें होंगी तो फ्री कॉन्सेंट होगी। ये चीजें अगर है मौजूद तो फ्री कॉन्सेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन पढ़ी थी तुमने? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि आपके ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट के लॉफुल होने चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? इसको बता दूं, हाँ जनाब, क्या मतलब है लॉफुल ऑब्जेक्ट का? क्या 3 चीजें बोली गई हैं इसमें, कौन कौन सी है बताओ? पहली कौन सी है? एक्शन ऑब्जेक्ट शैल नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ। कौन से चीजें होती हैं जो फॉरबिडन बाय लॉ होती हैं? हाँ, मर्डर करना, और इतनी सारी फॉरबिडन बाय लॉ होती हैं यार, तुम तो ऐसे सोच रहे हो ऐसे क्या पूछ लिया मैंने? हाँ, चोरी करना, और चोरी करना फॉरबिडन बाय लॉ है? पता नहीं यार,
पाकिस्तान में तो मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में। स्मगलिंग करना है फॉरबिडन बाय लॉ है या नहीं है? ड्रग्स का कारोबार करना, ठीक है, मर्डर करना। अब फर्ज कर लो अहमद ने बाबर को कहा कि भाई तुम इलीगल तरीके से क्या करो, स्मगलिंग करके मेरा कंसाइनमेंट जो है 1 करोड़ रुपए का दुबई पहुंचा दो। कहाँ पहुंचा दो भाई? अगर तुम ये काम कर लेते हो तो मैं उस पे तुम्हें 1 लाख रुपए कमीशन दूंगा। क्या देगा भाई ये कमीशन? 1 लाख रुपए कमीशन देगा। किसने किसको देना है कमीशन? किसने? अहमद ने किसको देना है? बाबर भाई साहब ने ये काम एग्जीक्यूट कर दिया। कौन सा काम एग्जीक्यूट कर दिया? आपका 1 करोड़ का माल दुबई पहुंचा दिया। अब बाबर साहब जब दुबई से घूम फिर के वापस आए तो अहमद ने कमीशन देने से मना कर दिया। तो जो अभी हमने बात की थी, किस चीज की बात की थी हमने? अभी इन्फोर्सेबिलिटी की बात की थी। तो क्या बाबर अहमद के ऊपर केस फाइल कर सकता है? बोलो, कर सकता है नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये फॉरबिडन बाय लॉ काम है, इलीगल काम है। कोर्ट में जब जाएंगे तो बोलेंगे भाई तुमने स्मगलिंग की है और तुम हमारे पास आ रहे हो कि यार 1 लाख रुपए का कमीशन दिला दे। ऐसा हो सकता है? ये काम नहीं हो सकता। तो मैंने कल एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी कि एनी एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एनी एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या होते हैं? इसको मैं कहता हूं वॉइड एग्रीमेंट। क्या कहता हूं भाई मैं? यानी कि अगर इन्फोर्सेबल होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, नॉट इन्फोर्सेबल होंगे तो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। वॉइड एग्रीमेंट का क्या मतलब है? ऐसे एग्रीमेंट जिसको आप कोर्ट में लेके इन्फोर्स नहीं करा सकते। ए बी को मर्डर के लिए राजी करता है, वो बी मर्डर कर देता है किसी का और ए पैसे नहीं दे, कोर्ट नहीं जा सकते। ए ने पहले एडवांस दे दिया, बी ने मर्डर करने का इरादा किया था, बी ने मर्डर नहीं किया, कोर्ट जाके ये नहीं बोल सकता कि भाई इससे मेरे पैसे रिकवर करने। कह सकता है ऐसा? कोर्ट बोलेगी भाई किस चीज के पैसे दिए थे, पता चलेगा पैसे दिए मर्डर करने के लिए, तो आप ये पैसे रिकवर बोलो भाई नहीं कर सकते। ये क्लियर हो रही है बात? तो आपका पहली चीज क्या है कि ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ। अगर तुम कोई अपनी ग्रोसरी का सामान बेच रहे हो, क्या ये फॉरबिडन बाय लॉ है? नहीं है। कंप्यूटर लैपटॉप बेच रहे हो, फॉरबिडन बाय लॉ है? नहीं है। आप फूड आइटम बेच रहे हैं, फॉरबिडन बाय लॉ है? नहीं है। लेकिन आप फूड आइटम में पोर्क बेच रहे हैं पाकिस्तान में, इज इट फॉरबिडन बाय लॉ? बात समझ आ रही है? तो फॉरबिडन बाय लॉ आपको पता होती है कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो फॉरबिडन बाय लॉ है, तो आप वो काम नहीं कर सकते। विदाउट लाइसेंस ऑफ वेपन नहीं बेच सकते। बात क्लियर हो रही है? तो आपके फॉरबिडन बाय लॉ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो पहली चीज क्या है? ऑब्जेक्ट शैल नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे जो फॉरबिडन? अगर मैं तुमसे कहूं कि 3 एग्जांपल दो जो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, तो आप क्या क्या एग्जांपल आएंगी? ग्रोसरी की आ गई, ट्रांसपोर्ट की आ गई, एजुकेशन की आ गई, फूड आइटम बेचने की आ गई, एंड सो ऑन। आपके मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होते, लेकिन अगर आप कोई इलीगल काम कर रहे हैं तो वो सारे के सारे फॉरबिडन बाय लॉ होंगे। एम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अदर। आपका ऑब्जेक्ट ये है कि किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए या उस बंदे को इंजर्ड किया जाए। आपने एक बंदे को हायर किया कि भाई मेरी इससे दुश्मनी चल रही है, तुम एक काम करो, इसका एक्सीडेंट कर दो जानबूझ के। तुम इसके एक्सीडेंट करोगे, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। तो ये क्या कर रहे हैं आप? किसी को इंजर्ड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर फर्ज कर लो उसने एक्सीडेंट कर दिया, अब उसने अगर एक्सीडेंट कर दिया और फिर वो आपसे पैसे मांगने आया, आपने पैसे नहीं दिए, क्या वो बंदा कोर्ट जा सकता है? जा सकता है वो कोर्ट? नहीं जा सकता। आपने कहा कि भाई इस बंदे के बारे में, गौतम के बारे में एक डिफेमेटरी आर्टिकल लिखो अखबार में, इसके बारे में बुराइयां लिखो,
और अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। भाई के बारे में मैंने आर्टिकल लिख दिया, तो दूसरी पार्टी मुझे अगर पैसे नहीं दे रही तो क्या मैं इसके लिए कोर्ट जा सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट का जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? लॉफुल नहीं है। पहली चीज क्या पढ़ी हमने? नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। उसके बाद हमने क्या कहा? इंप्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी। ठीक है, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इमोरल कोई एक्ट अगर आपने किया और उसके लिए एग्रीमेंट किया तो वो भी आपका क्या होगा? क्या होगा? ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं मैं। ए प्रॉमिस टू ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस एंड बी प्रॉमिस टू पे 1 million टू ए। द एग्रीमेंट इज वॉइड एज अ कंसिडरेशन फॉर इट इज अनलॉफुल। क्या मतलब हुआ भाई? ये कौन से एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है? देखो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है पब्लिक सर्विस। ए प्रॉमिस टू ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस एंड बी प्रॉमिस टू पे 1 million टू ए। आप किसी को ब्राइब करके बोलो कि भाई मैं तुम्हें 1 million रुपए दूंगा तो मुझे पोस्ट पे लगवा दो। इज इट अ लॉफुल एग्रीमेंट? ठीक है, उस बंदे ने 5 लाख रुपए एडवांस लिए लेकिन वो पोस्ट पे नहीं लगवा पाया, तो क्या दूसरी पार्टी कोर्ट जा सकती है? बोलो भाई। नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि आपकी वो पार्टी का जो ऑब्जेक्टिव था, जो दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो क्या था? अनलॉफुल था। ठीक है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। आप अपने एनिमी के साथ कोई भी काम करोगे तो वो अनलॉफुल भी होगा और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा। एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम। ए प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई बी इन कंसिडरेशन ऑफ हिज बीटिंग सी। अगर आप किसी को ये कह रहे हैं कि भाई तुम अगर यहाँ पे कुछ होता है तो इसके जो भी खर्चा आएगा वो मैं उठाऊंगा, तो इसका मतलब है कि आप प्रमोट कर रहे हैं वायलेंस को। ठीक है, अगर मैं गौतम को बोलूं कि भाई तुम जाके ये काम करके आ जाओ, अगर कुछ भी मसला होगा तो जो भी लीगल खर्चा होगा तुम्हारी प्रोसीडिंग का वो कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा। तो ये जो एग्रीमेंट हो रहा है मेरा और गौतम का, ये क्या चीज है? इज इट अ राइट एग्रीमेंट? इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बात क्लियर हो रही है? तो 3 चीजें हैं जो लॉफुल ऑब्जेक्ट में नहीं आती। कौन कौन सी है? जल्दी बताओ। बोलो भाई बोलो, आवाज पूरी आनी चाहिए। ऑब्जेक्ट शैल नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ। नंबर 2, implies injury to person. Number 3, oppose immoral and oppose to public policy. ये तीनों चीजें याद रहनी चाहिए। एग्जाम फोकस से लिख लो, इसको हाईलाइट कर लो। इसके बारे में एक चीज हम यहां पढ़ रहे हैं, एक चीज कंसिडरेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें इसकी और डिटेल एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, तो वो आपने ध्यान में रखनी है। इस पे एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पहला, आपसे सिर्फ सिंपली पूछ लिया जाए कि भाई आप के कौन कौन से ऑब्जेक्ट लॉफुल होते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि इनके अलावा सब कुछ लॉफुल होता है। क्लियर? दूसरा क्या होगा, कंसिडरेशन के चैप्टर में मल्टीपल एग्जाम्पल हैं। आपको एग्जाम्पल दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें से बताओ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या है, इंप्लाइज इंजरी टू द पर्सन क्या है, इमोरल क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ क्या है। तो इसका मतलब होगा कि आपने एग्जाम्पल पढ़नी है और देन उस पर रिवर्ट करना है कि कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। वो दोनों तरीके से सवाल बना सकता है। पहला वाला सवाल आसान है कि आपसे सिर्फ सिंपल ये पूछ लिया कि लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपने ये 3 पॉइंट निकाल लिए। लेकिन अगर आपसे उसने ये पूछा कि एग्जाम्पल को देख के बताओ, तो जो कंसिडरेशन वाला चैप्टर की एग्जाम्पल है वो आपको जहन में होनी चाहिए। वो कंसिडरेशन के चैप्टर में कोई आधे पेज से ज्यादा की एग्जाम्पल है। ठीक है, वो हमने पढ़नी है। क्लियर है? यहां तक साथ हो भाई मेरे? एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड को ऑन होल्ड कर दो। ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसी वक्त पढ़ रहे होंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 को ऑन होल्ड लिख दो इसके ऊपर। अच्छा भाई, एक और पॉइंट, और इस पे भी सवाल आ चुका है एग्जाम में, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, एग्रीमेंट की जो टर्म्स होंगी, एग्रीमेंट की अगर टर्म्स होंगी
वो सारी की सारी सर्टेन और एब्सोल्यूट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सर्टेन, एब्सोल्यूट और डेफिनेट होनी चाहिए। देखो फर्स्ट कर लो भाई, आपका नाम क्या है? ऑन। ऑन गौतम और मेरा एग्रीमेंट हो रहा है, और आप समझ लो आप एक कोर्ट के जज हो, ठीक है। गौतम को मैंने बोला कि भाई तुम मुझे अच्छा सा वेस्टर्न स्टाइल का घर बना के दे दो, तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए पे करूंगा या 2 करोड़ रुपए पे करूंगा। गौतम ने घर बना दिया, इनके हिसाब से वो वेस्टर्न था। मैं जब गया मैंने कहा यार ये तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा। हम दोनों आपके पास आए फैसले के लिए, आप क्या फैसला दोगे? क्यों? तो तुम्हारा दोस्त है इसलिए? हाँ, तुम मुझे नहीं जानते, इनको नहीं जानते, तुम किस बेस पे फैसला दोगे? आपको वेस्टर्न नहीं लग रहा और इसने अपने हिसाब से वेस्टर्न बनाया। डेफिनेट क्या है इसमें? मैं आपके साथ है। मेरे साथ जाओगे या इनके साथ जाओगे? हाँ जी, क्या फैसला होना चाहिए इस केस में? क्या फैसला होना चाहिए? क्या होगा फैसला? किसके हक में होगा फैसला? जवाब दे दो यार, होगा नहीं होगा, कुछ तो होगा। थोड़ी डिटेल नहीं होगी, यही डिटेल है। हाँ, अब क्या करोगे? अहमद, गौतम वाले कितने? तुम तो अपने आप को क्यों उठा रहे हो? तुम्हारा 3 लोग गौतम के साथ, मेरे साथ वाले कितने? एक भी है, बाकी किसी के साथ नहीं है। भाई देखो एक चीज इंपॉर्टेंट समझ लो, जब भी बंदा कोई जजमेंट देता है तो उसके पास क्राइटेरिया होना चाहिए जजमेंट देने का। मैं सबसे पहले पूछूंगा कि भाई कौन सा नक्शा एग्री हुआ था, वो नक्शा लेकर आओ। मैं अगर जज हूंगा तो मुझे, ना गौतम मेरा रिश्तेदार है ना आप मेरे रिश्तेदार हो, ठीक है, आप दोनों मेरे पास हैं, मैं कहूंगा हाँ भाई दिखाओ क्या एग्री हुआ था। आप कहोगे अच्छा सा घर एग्री हुआ था। अच्छे से घर की डेफिनेशन है कोई? है कोई अच्छे से घर की डेफिनेशन है कोई? भाई अच्छा तुम्हारे नजदीक कुछ और हो सकता है, मेरे नजदीक कुछ और हो सकता है। मैं कहूंगा ये बहुत अच्छी क्लास है, तुम बोलोगे यार ये बहुत बेकार क्लास है, बोल सकते हो। तो पॉइंट ये है कि जब तक कोई चीज डेफिनेट नहीं होगी तो आप उसके ऊपर फैसला इतनी आराम से नहीं दे सकते। बात क्लियर हो रही है? मैंने तुमसे कहा कि यार मुझे ये सप्लाई कर दो, मैं तुम्हें रीजनेबल प्राइस पे कर दूंगा। मैंने तुम्हें उसके 50 रुपए पे कर दिए पर केजी के, और तुमने कहा यार ये 80 रुपए तो मार्केट में मिल रहा है, तो ये 50 रुपए पर केजी पे किए हैं, ये क्या एग्री हुआ था? कुछ एग्री नहीं हुआ था। क्या एग्री हुआ था? क्या हम आप पहले कर लो, बाद में हम देख लेंगे। तो कोर्ट में जब जाओगे तो कोर्ट क्या बोलेगी कि भाई तुम लोगों का एग्रीमेंट क्या हुआ था? तुम क्या बोलोगे कि एग्रीमेंट के अंदर कोई डेफिनेट टर्म नहीं थी। तो जब डेफिनेट टर्म नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होगा। ये बात समझ रही है? ठीक है, बात क्लियर हो रही है वाली? ठीक है, तो जब तक टर्म वैलिड नहीं होगी, इसकी अभी पहली एग्जांपल है, एक बंदा है बहुत सारे किस्म के ऑयल प्रोवाइड करता है, कुकिंग ऑयल की मल्टीपल किस्म प्रोवाइड करता है, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड सो ऑन। उससे आपने एक एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट में लिखा था 100 टन ऑयल चाहिए। कौन सा चाहिए? आप समझे तो ऑलिव की बात कर रहा हूं, वो बंदा उसने आपको मस्टर्ड ऑयल भेज दिया। आपने कहा यार ये तो मैंने मांगा ही नहीं था। कोर्ट में फैसला जाएगा, कोर्ट में जब जाएगी बात, कोर्ट क्या फैसला देगी इस पे? ना ऑलिव ना मस्टर्ड ना कुछ, कोर्ट कहेगी भाई पहले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन तो करते चाहिए क्या था। देखो जज को डेफिनेट टर्म चाहिए होंगी ना जजमेंट देने के लिए, या वो बगैर उसके दे सकता है? अगर वो ये फैसला देगा कि हाँ भाई ये सही कह रहे थे तो वो गलत कर रहा होगा, अगर वो ये फैसला देगा मैं सही कह रहा था वो भी गलत कर रहा होगा। क्यों? आपकी टर्म किसी को पता ही नहीं है कि आप क्या कह रहे थे। बात समझ रही है? तो अब जरा इसी पर्सपेक्टिव में इस वाले पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं। एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। A agreed to sell to B 100 ton of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. The agreement is void for uncertainty. देखो उसमें सवाल क्या आया था, उसमें तुम्हें इस तरह के सिनेरियो बिल्ड किए थे, और सिनेरियो बिल्ड करने के बाद तुमसे पूछा गया था कि इसमें एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट क्या है? void है। A who is a dealer of कोकोनट ऑयल। अब एक बंदा है जो सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल की ही डीलिंग करता है,
agree to sell to B 100 ton of oil. अब क्या तुम्हें पता चल जाएगा किस ऑयल की बात हो रही है? The nature of A's trade afford an indication of the meaning of the words and has entered into a contract for the sale of 100 ton of coconut oil. क्या मतलब हुआ? अगर एक बंदा किसी एक चीज का सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, तो इसका मतलब है आप उसकी जो नॉर्म्स हैं और कस्टम्स हैं बिजनेस के, उससे आप पता लगा सकते हो कि भाई इसमें क्या बात हो रही थी, तो कोर्ट उसको जरूर देख लेगी। अगर आप डीलर ही किस चीज के हो, सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल के, तो इसका मतलब ये होगा कि आप किस चीज की डील कर रहे हो? कोकोनट ऑयल की। अगर मैं कहूं कि मैं मोबाइल डीलर हूं और मैं आईफोन बेचता हूं, आईफोन 12 बेच रहा हूं, अभी सबसे लेटेस्ट निकला है आईफोन 13 निकला है, फर्ज कर लो। अगर मैंने आईफोन 13 लिख दिया तो क्या मुझे एप्पल लिखने की जरूरत है? क्या मुझे लिखने की जरूरत है कि एप्पल का फोन है? कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपकी टर्म यहां पे क्लियर हो जाएगी, सही है, बात में आ रही है। तो टर्म आपकी अगर आपके बिजनेस से करस्पॉन्ड कर जाती है, कुछ लोग क्या होते हैं यूनिक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सोल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं कुछ चीजों के, ठीक है। तो अगर कोई चीज सोल डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको पता होगा कि भाई ये सोल डिस्ट्रीब्यूटर यही चीज बेच रहा है, क्लियर है। हाँ, ये जरूर समझ लेना कि एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर मल्टीपल प्रोडक्ट जरूर बेच सकता है, तो उसमें उसको वो चीज प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एग्जाम्पल लो, ये बताओ क्या हो सकती है। अगर फर्ज कर लो एक आईफोन का डिस्ट्रीब्यूटर है, एप्पल का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कितने तरीके के फोन बेच सकता है? जितने मॉडल होंगे। क्या आईफोन का एक मॉडल है भाई? एक तो पहले सीरीज चल रही है 10, 11, 12, 13, फिर उस सीरीज के अंदर भी क्या है? वेरिएशन है, मैक्स प्रो, प्रो, नॉर्मल, एस एंड सो ऑन। एंड फिर उसके पास उसके टैबलेट्स भी होंगे, उसकी एसेसरीज भी होंगी, सब कुछ होगा ना। अब आपको ये तो पता है कि भाई जिन फोन की बात कर रहे हो वो कौन से हैं? आईफोन है। लेकिन देखो, फोन की बात आई तो उस आपको पता है कि भाई यहां जिन फोनों की बात हो रही है, ये तो डेफिनेट है कि वो लिखे या ना लिखे, किसका फोन बेचेगा? वो किसके फोन बेचेगा भाई? एप्पल के बेचेगा। लेकिन जब ये बात आएगी कि भाई कौन से फोन बेचे हैं, तो आपको डेफिनेट होना पड़ेगा। एप्पल का डिस्ट्रीब्यूटर जब एप्पल कंपनी से डील करके बोलेगा मुझे इतने फोन चाहिए, तो वो बगैर स्पेक्स के फोन आपको कभी भी नहीं भेजेंगे। ये बात समझ आ रही है? देखो, डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपका सोल है तो आपको ये तो पता है कि ये एप्पल के अलावा फोन नहीं उठाएगा, लेकिन जब वो ऑर्डरिंग करेगा तो उसको क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं कौन से फोन्स की बात कर रहा हूं या कौन से टैबलेट की बात कर रहा हूं। बात क्लियर है? ठीक है। तीसरा पॉइंट, ए अग्री टू सेल टू बी ऑल द ग्रेन इन माई ग्रेनरी एट पेशावर। ठीक है, इसको जरा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ए अग्री टू सेल टू बी ऑल द ग्रेन एट माई ग्रेनरी एट पेशावर। तीसरा पॉइंट, क्या ये वैलिड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्यों? क्यों? क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है बताएं। आप समझे इस चीज को, देखें। किसी ने स्क्रैप की डीलिंग देखी है? स्क्रैप वाले जो होते हैं काम करते हैं, कैसे करते हैं? आइडिया है कुछ? नहीं, स्क्रैप तुमने तो बेचा है, वो खरीदता कैसे? देखो, कभी आप जाके देखोगे ना, जो स्क्रैप डीलर्स होते हैं, बड़े बड़े स्क्रैप डीलर होते हैं, वो कैसे आते हैं? वो आएंगे, जैसे कंप्यूटर का स्क्रैप खरीदना है, वहां एक लॉट रखी हुई होगी, वो लॉट देखेंगे, उसके टोटल पैसे लगा के चले जाएंगे। वो आप अलग अलग करके वो कहेंगे भाई ये पूरी लॉट है, हम ये लॉट कितने में खरीद रहे हैं, इतने पैसे में, 25,000 रुपए में पूरी लॉट खरीद लूंगा। ऐसे डीलिंग करते हैं वो। क्वांटिटी और जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफाई होती है, आमतौर पे होती भी है और कभी कभी नहीं भी होती। तो अगर कोई चीज लॉट में बिक रही है तो क्या उसको आप इस वजह से इनवैलिड कर दोगे कि उसकी क्वांटिटी वेरीफाई नहीं है या उसके स्पेक्स वेरीफाई नहीं है? आप लॉट की डीलिंग कर रहे हैं ना भाई। आप गए, कंप्यूटर का स्क्रैप निकला हुआ कंपनी का, कंपनी ने नोटिस दिया अखबार में कि भाई जो भी पार्टी आएगी वो लॉट को देखे और हमें ऑफर दे। ठीक है, आप आए, आपने लॉट देखी, आपको लगा कि यार इसमें इतनी इतनी चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ भी होगा हमारा, अगर हम रिपेयर करेंगे हमें इतने पैसे तो मिल जाएंगे, आपने ऑफर दे दी।
उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड है? बोलो भाई, वैलिड है। क्यों वैलिड है? ये भाई बिजनेस का नॉर्म है हर जगह। अब आप फर्ज कर लो, आप जाते हो, जाने के बाद आप कहते हो कि भाई मैंने आपकी जो इस साल की पूरी जो कल्टीवेशन हो रही है राइस की, ये सारी की सारी जो कल्टीवेशन है वो मैं आपसे खरीद रहा हूँ, आज खरीद रहा हूँ, 2 महीने बाद पक्की फसल निकलेगी, आपको मैं इसके लिए 5 लाख रुपए दे रहा हूँ। क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड है? बोलो भाई, आवाज नहीं आई। वैलिड है इनवैलिड है? क्यों वैलिड है? क्वांटिटी बेशक आज पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि किस स्कोप की बात कर रहे हैं। स्कोप डेफिनेट है या नहीं है? अहमद, स्कोप डेफिनेट है। आज डेफिनेट है कि जितनी भी कल्टीवेशन होगी वो सारी की सारी किसके पास आएगी? मेरे पास आएगी। तो मेरे पास ये स्कोप वैलिड है। ठीक है, तो ये जरा इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए मार्क करा है कि आमतौर पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ये तो कुछ पता ही नहीं है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वांटिटी का स्कोप आपको पता है, वो डेफिनेट है। क्लियर है? ठीक है, जब आप किसी, अगर आप, मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि आप लोग, मुझे नहीं पता, अगर आप कभी सब्जी मंडी जाओ या फूड मार्केट जाओ जहाँ पे होलसेल में या इस तरह बिकती है, वहाँ कैसे बिकता है? वहाँ ऐसे नहीं होता तोल के, वहाँ पे एक पूरा लॉट होती है, वो कहते हैं हाँ भाई इस लॉट के कितने पैसे लगाओगे, वो लॉट के जो पैसे लगाते हैं वो देते हैं, उसमें से कितना खराब निकलेगा कितना सही निकलेगा दिस इज योर लक, लेकिन वो किसके पैसे लगते हैं? पूरी लॉट के। भाई ये लॉट इतनी है, बताओ कितने की, तो उसमें क्या सही है क्या गलत है, ये बात की बात है। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो आप इस वजह से किसी कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड नहीं कह सकते, याद रहने वाली बात है भाई ये। A agreed to sell to be 1000 mounds of rice at a price to be fixed by C। हाँ जी, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसका? A ने कहा B को कि भाई मैं आपसे एग्रीमेंट कर रहा हूं, लेकिन प्राइस कौन फिक्स करेगा? C करेगा। एग्रीमेंट वैलिड होगा या नहीं होगा? हाँ भाई, पीछे हजरत, नाम क्या आपका? कामरान, वैलिड होगा या नहीं होगा ये वाला? चेक करो क्या लिखा है, चेक करो, फिर मैं एग्जांपल लेता हूं इसकी। हाँ जी, देखो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। शेयर वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्या होती है? देखो, एक कंपनी है ए की एक कंपनी है, वो उसके शेयर किसको बेचना चाह रहे हैं? बी को। ठीक है, किसको बेचना चाह रहे हैं? कंपनी के तो शेयर होते हैं, ये तो पता है ना, ठीक है ना, ये तो पता है। अब ए अपनी कंपनी किसको बेचना चाह रहे हैं? बी को। तो जब वो बी को बेचना चाह रहे हैं अपनी कंपनी, तो उसकी वैल्यूएशन कौन निकाल के देगा? शेयर होल्डर तो ए है, वो अपनी कंपनी को बेचना चाह रहा है बी को। इसकी शेयर वैल्यूएशन करने का तरीका क्या आसान होगा या मुश्किल होगा? ए अपनी कंपनी का शेयर तो हमेशा कहां देखेगा? ऊपर, और जो बायर है वो कहां देखेगा? नीचे। ए कहता है कि मेरी शेयर की वैल्यू 100 रुपए पर शेयर है, ये कहता है 50 रुपए, तो ये तो एक हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ना। तो ए और बी ने म्यूचुअली एग्री किया कि भाई ना मेरी ना आपकी एक फर्ग्यूसन है, उसको हम हायर करते हैं, जिसके पास कौन मौजूद है? एक्सपर्ट मौजूद है। किस चीज के? शेयर वैल्यूएशन के। ये शेयर वैल्यूएशन करेंगे और जो भी प्राइस ये फिक्स करेंगे, हम दोनों इस प्राइस के ऊपर अपनी डीलिंग कर लेंगे। सही है भाई, बात समझ आ रही है? ये क्लियर हो रहा है? तो क्या ये जो टर्म हमने की कि फर्ग्यूसन को हायर करके जो भी वैल्यू बनाएंगे उसके ऊपर ये सारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है? बोलो भाई, ये इनवैलिड नहीं है। थर्ड पार्टी प्राइस अगर फिक्स कर रही है तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे हो सकता है आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है कि आप अपनी प्राइस की खुद वैल्यूएशन करें, तो आप थर्ड पार्टी से करा सकते हैं। बात क्लियर हो रही है भाइयों? ये बात क्लियर हो रही है? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस पॉइंट को भी।
हाँ भाई, A agree to sell to B 1000 pound of rice at a price to be fixed by C. देखो इसमें जस्टिफिकेशन क्या दी गई है, as the price is capable of being made certain, there is no uncertainty here to make the agreement void. तो ये आपका वैलिड एग्रीमेंट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ क्वांटिटी तो वो नहीं है, क्वांटिटी नहीं दी हुई होती और प्राइस फिक्स कर दी होती है, देखो आपकी क्वांटिटी नहीं भी दी होती तो आप कहते पहले शेयर की प्राइस निकल जाए और उसके बाद हम कितने नंबर ऑफ शेयर हैं उसके बाद बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। बट अभी यहाँ पे देखो फोकस पॉइंट क्वांटिटी के साथ साथ यहाँ पे क्वांटिटी को फोकस नहीं किया गया, यहाँ पे किस चीज को फोकस किया गया, प्राइस को। जब पूरा सिनेरियो देखोगे तो उसमें तुम्हारे पास क्वांटिटी भी सर्टेन होनी चाहिए और प्राइस भी सर्टेन होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्वांटिटी के ऊपर बात कर दी, अब वो किस चीज की बात कर रहे हैं, प्राइस की बात कर रहे हैं। A agree to sell to B my white horse for rupees 5000 और rupees 1000। हाँ जी, मैं आपको या तो 5000 में बेच दूंगा या 1000 में बेच दूंगा, सही है, टर्म सही है। अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो कितने में कोर्ट सेटल करेगी, एवरेज तो नहीं निकालेगी ना, 5 + 1 / 2 ऐसा तो नहीं करेगी, करेगी ऐसा, ये वैलिड नहीं है। There is nothing to show which of the two prices are to be given, the agreement is। अच्छा देखो भैया, अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा उसमें कभी नहीं लिखोगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड है, या तो लिखोगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या लिखोगे वॉइड एग्रीमेंट है। लॉ के पेपर में लॉ देना है, फंक्शनल इंग्लिश नहीं देनी, ये जहन में रख लेना। पास होना है ना, होना नहीं होना पास, अगर पास होना है तो एक चीज अपने अंदर आज बिल्ड कर लो कि लॉ के पेपर में जो जहां मैं बताता जाऊं कि भाई ये इस तरह करना है उसी तरह लेके चलना। तो यहाँ पे जब तुमसे पूछा जाएगा कि भाई ये क्या है तो तुम कहोगे कि इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बोलना, अभी आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में कितना बड़ा फर्क है। तो वहां पे तुमने क्या बोलना है, दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट। वहां पे तुम इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है जी, कोई सवाल है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट। A agree with B to discover treasure by magic। ये तो बहुत होता है भाई हमारे यहाँ, ठीक है, बहुत सारे बाबा और क्या कहते हैं आपके पास यहाँ मौजूद होते हैं। A agree with B to discover treasure by magic, the agreement is void। Possibility of performance बहुत ही कोई वेग है। आप होते हो ना कि बाबा जी मेरा ये काम करा दे, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। बाबा जी ने 10,000 रुपए तो ले लिया, आपको बोला बेटा ये काम तुम 4 दिन लगा के आओ, 4 दिन लगाए, फायदा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बाबा जी के पास आप गए कि भाई बाबा जी ये मेरी अब ये वाली जो है ना सेटिंग बिठा दें। बाबा जी ने कहा फिक्र ना करें, 20,000 रुपए दे दें, महबूब आपके कदमों में होगा। 4 दिन के बाद उनका जो एक चेला था महबूब, वो आपके कदमों में बैठा हुआ था, ठीक है। तो पैसे आपको अगर आपने दे दिए तो कोर्ट आपको रिकवर करा के नहीं दे सकती। बात क्लियर है? ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। उसके बाद आखिरी पॉइंट है लीगल फॉर्मेलिटीज। देखो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि उसमें जब तक लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी ना की जाए उस वक्त तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम ग्रोसरी स्टोर जाते हो क्या स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हो? बोलो भाई, कराते हो? किया कभी? या रेस्टोरेंट में गए हो तो आपका अगर फर्ज कर लो, एक तो रेस्टोरेंट होते हैं जो आपको प्रॉपर इनवॉइस देते हैं, कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते होंगे ना कि भाई आपको बता दिया ये पैसे, हमने उनको पैसे दे दिए, करते हैं ऐसे? क्या कोई एग्रीमेंट होता है आपका? बस में जब चढ़ते हो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, क्या वो आपको कोई एग्रीमेंट देता है? नहीं देता। तो देयर आर न्यूमरस एग्जांपल जहां पे कोई एग्रीमेंट लिखा हुआ नहीं होता, होता है लिखा हुआ नहीं होता। लेकिन कुछ एग्रीमेंट जब तक इन्फोर्स नहीं हो सकते जब तक के प्रॉपर उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रॉपर्टी बेच दें, कागज ट्रांसफर ना करें, वैलिड हो जाएगा? बोलो भाई, नहीं होगा ना। मैंने तुम्हें 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी, कोई कहीं कागजी कार्रवाई कुछ नहीं है, तुमने वो 2 करोड़ रुपए मुझे दिए में, क्या लॉ की नजर में ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है मेरी है? मेरी है। क्यों? जब तक वो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होगी आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। बात समझ रही है?
तो कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लीगल फॉर्मेलिटी पूरा होना जरूरी है, वो जब तक इन्फोर्स नहीं हो सकते, जब तक वैलिड नहीं हो सकते, जब तक कि वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी ना हो जाएं। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। The agreement must comply with the necessary formalities in order to make it enforceable. An oral agreement for arbitration, ठीक है, आर्बिट्रेशन पता है क्या होती है? मेरी एक कंपनी है, इनकी एक कंपनी है, हम दोनों ने एग्रीमेंट किया कि भाई अगर कोई भी डिस्प्यूट आएगा तो हम डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाएंगे, बल्कि आर्बिट्रेशन में इनको अपॉइंट कर लेंगे। ये पाकिस्तान के माने जाने वो हैं, शहरी हैं, इज्जतदार शहरी हैं, हम इनको अपॉइंट कर लेंगे। तो ये मैं और गौतम जो एग्रीमेंट करेंगे, कैसे होगा एग्रीमेंट? ये इट शुड बी इन राइटिंग। मैं और तुम जबानी कलामी कर लेंगे तो इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। बात क्लियर है? मतलब अगर फर्ज कर लो डिस्प्यूट आया और ये सिर्फ ओरल एग्रीमेंट है और मैं कोर्ट चला गया, तो कोर्ट में गौतम ये नहीं कह सकता कि भाई हमारा तो एग्रीमेंट हुआ था किस चीज का, आर्बिट्रेशन का। तो मैं कोर्ट बोलेगी भाई लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ नहीं है तो ये आर्बिट्रेशन का कोई क्लॉज वैलिड नहीं है। An oral agreement for arbitration about present dispute is unenforceable because the law required that such arbitration agreement must be in writing. बात क्लियर है भाई? तो यहाँ पे हमारे elements of contract का पोर्शन खत्म होता है। We start with offer and acceptance. बोलो भाई, offer and acceptance, intention to create legal relation, lawful consideration, free consent, capacity of parties, lawful object, certainty possibility and legal formalities. ठीक है भाई, अब आपको कम से कम ये तो समझ आ रहा होगा हम किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। उसकी वजह क्या है कि ये क्लासिफिकेशंस आपको आज समझ आएंगी तो आगे के चैप्टरों में जब आपको इन टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाएगा तो आप इसको प्रॉपर्ली समझ सकेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। 3 तरीके हैं जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला, बेस्ड ऑन वैलिडिटी। नंबर 2, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ठीक है, आज हम पहले बात कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वैलिडिटी। ठीक है, और जो टर्म्स आज तुम समझोगे ये टर्म्स तुमने जहन में रखनी है। ठीक है, क्योंकि अगर इन टर्म्स को तुमने कहीं भी गलत यूज किया, तुमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एग्रीमेंट कह दिया या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कह दिया, तो तुम इसका मतलब है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में गड़बड़ कर रहे हो। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि ये टर्म होती क्या क्या है। पहला कौन सा है इसमें? बेस्ड ऑन वैलिडिटी। अभी हम पहले क्या बात कर रहे हैं? बेस्ड ऑन वैलिडिटी की बेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो पहला क्या है? वैलिड। बोलो भाई, बताते जाओ मुझे जरा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। फिर मिलता जुलता नाम है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद इल्लीगल एग्रीमेंट। फिर अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कितने होगा भाई? ये 6 तरीके की क्लासिफिकेशन है। पहले हम इसको समझ लें। ठीक है, लिखना लिखाना सब बाद में हो जाएगा, मसला नहीं है। पहला कौन सा है? पहले हम इसके जितने की प्रिंसिपल हैं उसको जॉट डाउन कर रहे हैं।
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होगा, जिसमें तमाम एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब मैं बताऊंगा नहीं कौन कौन से, तमाम एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वैलिड। तमाम एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, कौन कौन से, ऑफर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन है, कंसिडरेशन वैलिड है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, फ्री कॉन्सेंट है, सर्टेनिटी पॉसिबिलिटी है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बात क्लियर हो रही है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से तमाम एलिमेंट मौजूद हैं लेकिन फ्री कॉन्सेंट निकल जाए, क्या निकल जाए भाई, फ्री कॉन्सेंट खत्म हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल हो जाता है। अच्छा, वॉइडेबल का मतलब क्या है, वॉइडेबल का मतलब है, जहन में रखना, कैन बी इनफोर्स बाय वन पार्टी। और कौन सी पार्टी होगी ये, अग्रीव पार्टी होगी या दूसरी पार्टी होगी, डिफेंडेंट होगा, अग्रीव पार्टी। सब एग्जाम्पल लेंगे, सिर्फ अभी पहले फ्रेमवर्क समझ लो। इस एग्रीमेंट का मतलब है कि जिस अग्रीव पार्टी के पास ऑप्शन है आइदर टू बी इन द कॉन्ट्रैक्ट और रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, क्या करें, या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहे या कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाए। बात क्लियर है। तो इसको हम कहते हैं वॉइडेबिलिटी। सबकी एग्जांपल आएंगी, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर से फ्रेमवर्क बना रहा हूं। वॉइड एग्रीमेंट क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ, वो एग्रीमेंट जिसको आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सीजेस टू बी, ये लिख लो, ऐसे लिख लो, क्योंकि जब हम इसको समझा रहे होंगे तो उस वक्त इसकी एग्जांपल्स के साथ हम इसको देख रहे होंगे क्या होता है ये। लिख भी लो, ऐसे पिक्चर भी ले लो तो अच्छा है, लेकिन अभी हाफ पिक्चर है, इसके अंदर अभी बहुत अच्छी ऐड होगी अभी, ठीक है। लिख लिया सबने? अच्छा जी, देखो अब जरा इसको समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये टर्मिनोलॉजी तो हमें समझ आ गई। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, विच वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। देखो ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं ना, ये वो वर्ड हैं कि अगर कभी भी आपसे डिफाइन करने को बोला जाए कि भाई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो और ये वर्ड मिसिंग है, ठीक है। कौन से वर्ड मिसिंग है, जो मैंने लिखे हैं, तो इसका मतलब होगा कि आपने अपनी डेफिनेशन के अंदर की कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो ये जो वर्ड लिखे हैं ये को रट्टे नहीं लगाने, या आपको खुद ब खुद आपकी उसके अंदर मेमोरी में आने चाहिए कि यार ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा देखो, हमने बात क्या की पहले कि तमाम एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरे होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। क्या मतलब हुआ कि भाई आपके पास सारे एलिमेंट्स मौजूद थे, ऑफर भी थी वैलिड, एक्सेप्टेंस भी वैलिड थी, कंसिडरेशन भी थी, इंटेंशन भी थी, कोई फ्री कॉन्सेंट का मसला नहीं था, इससे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये बात क्लियर है गौतम, ठीक है। अब आ जाते हैं, मैंने भी एक एग्जांपल दी थी कॉर्शन की, कॉर्शन की, ठीक है। कॉर्शन में आपकी प्रॉपर्टी को, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को थ्रेड करके परचेस किया गया, याद है एग्जांपल वाली। कोर्ट में प्रूव हो गया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्री कॉन्सेंट उसके अंदर क्या थी, नहीं थी। तो कोर्ट आपको क्या कहेगी, एग्री पार्टी को, कि भाई हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, किस चीज का ऑप्शन दे रहे हैं, कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में रहें, और आप अगर ये प्रॉपर्टी आपने 50 लाख की बेची है तो ठीक है, आपको ये 1.5 करोड़ रुपए ये पार्टी और दे देती है, आप इसी कॉन्ट्रैक्ट में रहें या इस कॉन्ट्रैक्ट से, बोलो भाई,
बाहर आ जाए। बात क्लियर हो रही है? यानी कि मैं बीइंग अ जज, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, किसको? गौतम को, अग्रीव पार्टी को, कि भाई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि तुम इस झगड़े में पड़ने से बेहतर है कि 1.5 करोड़ इनसे और पकड़ो, मार्केट वैल्यू पकड़ो और कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज, क्या चीज समझे नहीं ना? वो तो प्रूव हो गया ना, कोर्ट में चला गया केस, कोर्ट में प्रूव हो गया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग अलग चल रही है। अब तुम्हें ऑप्शन में दे रहा हूँ, गौतम की प्रॉपर्टी थी कितने की? 2 करोड़ की। 2 करोड़ की इन्होंने दिए कितने मुझे? 50 लाख रुपए। ठीक, अहमद को 50 लाख रुपए दिए। तो मैं गौतम को ऑप्शन दे रहा हूं कि भाई अहमद से तुम 1.5 करोड़ रुपए और ले लो और इस कॉन्ट्रैक्ट में रहो। पहला ऑप्शन समझ आया? पहला ऑप्शन समझ आया। दूसरा ऑप्शन क्या है? इनको 50 लाख रुपए वापस कर दो, ये तुम्हें प्रॉपर्टी वापस कर देंगे। ये ऑप्शन किसको दे रहा हूं मैं? जज किसको दे रहा है ऑप्शन? ये अग्रीव पार्टी को। गौतम के साथ हुआ ना, गौतम की प्रॉपर्टी तुमने कॉशन अप्लाई करके ली थी, ठीक है, बात समझ आ रही है? दूसरी एग्जांपल लेते हैं, अहमद ने फ्रॉड करके लैपटॉप किसको बेचे थे? गौतम को बेचे थे, ठीक है। तो गौतम को वो लैपटॉप कितने के पड़े थे? 1 लाख के। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 70,000। तो मैं बीइंग अ जज, मुझे अब प्रूव हो गया कि इन्होंने फ्रॉड किया था। किसने फ्रॉड किया था? अहमद ने। अहमद ने फ्रॉड किया था, ये प्रूव हो गया। अब अहमद का फ्रॉड प्रूव होने के बाद मुझे ये पता चल गया कि गौतम की कॉन्सेंट फ्री, बोलो भाई, नहीं थी। अब जब गौतम की कॉन्सेंट फ्री नहीं थी तो इसका मतलब है मैं गौतम को ऑप्शन दूंगा कि भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स कर दो, खत्म कर दो। क्या कर दो? खत्म कर दो। क्या मतलब हुआ? 10 लैपटॉप तुमने लिए थे, 10 लैपटॉप इनको वापस कर दो, ये तुम्हें 10 लाख रुपए वापस कर देंगे। बात क्लियर है? पहला ऑप्शन ये क्लियर है। दूसरा ऑप्शन मैं इनको दूंगा कि भाई अगर तुम्हारा काम चल रहा है तो ये तुम्हें 30,000 रुपए वापस कर देंगे। ये क्लियर हो रहा है? क्यों वापस कर देंगे? क्योंकि मार्केट वैल्यू कितनी थी उसकी? 70,000। तो अगर तुम्हें अहमद 30,000 वापस कर दे तो तुम क्या कॉन्ट्रैक्ट में रहना चाहोगे? किसके पास ऑप्शन है? गौतम के पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, टू बी इन द कॉन्ट्रैक्ट, टू बी इन द कॉन्ट्रैक्ट और 30,000 रुपए की कंपेंसेशन इन्हें मिल जाए, या रिवर्स द ट्रांजेक्शन। ये दोनों ऑप्शन किसके पास मौजूद है भाई? गौतम के पास, अग्रीव पार्टी के पास। तो ऐसे तमाम कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर फ्री कॉन्सेंट नहीं होती और कोर्ट में प्रूव हो जाए कि फ्री कॉन्सेंट नहीं थी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो वाला कॉन्ट्रैक्ट? It is a voidable contract. Voidable contract क्या कहते हैं? Which can be enforced by one party. Which can be enforced by one party. और ये one party कौन सी है? अग्रीव पार्टी। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, अगर तुमसे कभी भी डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज voidable contract, तो तुम ये नहीं लिखोगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्री कॉन्सेंट नहीं होती वो voidable है। ये एग्जाम्पल है उसकी। डेफिनेशन क्या है? Which can be enforced by one party. Contract which is enforceable at the option of one party but not at the option of, ये डेफिनेशन है। इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या है? मिसिंग ऑफ फ्री कॉन्सेंट, ये एग्जांपल है। डेफिनेशन क्या है? ये नीचे। ये क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो पहला हमने कौन सा पढ़ा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तीसरी बात है वॉइड एग्रीमेंट, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मैंने आपको अभी ऑन होल्ड कराई है। एग्रीमेंट स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, ठीक है। बट एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे। एग्रीमेंट अभी हम जो पढ़ चुके हैं उसमें कौन कौन से वर्ड पढ़े हमने? एग्रीमेंट विद माइनर क्या होता है? बोलो भाई, वॉइड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। माइनर ने आपके साथ धोखा कर लिया, पैसे खा गया, आप कोर्ट जाके उससे रिकवरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोर्ट ने आपको कहा था कि भाई लॉ कह रहा है कि आप इसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होती है? वॉइड होगा। क्या मतलब हुआ भाई? मैंने अहमद को प्रॉमिस किया कि भाई मैं तुम्हें तुम्हारी क्या कहते हैं
मदद करने के लिए 25,000 रुपये मंथली अलाउंस दूंगा। अहमद इसके बदले में मुझे कुछ नहीं दे रहे, ठीक है। कंसिडरेशन वन वे या टू वे? वन वे। तो इसका मतलब है टू वे कंसिडरेशन इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है। तो ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ? बोलो भाई, वॉइड एग्रीमेंट हुआ। 3 महीने तक मैंने पैसे दिए, चौथे महीने मैंने अहमद को पैसे देना बंद कर दिए। जब मैंने पैसे देना बंद कर दिए तो ये क्या मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एग्रीमेंट क्या है? क्योंकि कंसिडरेशन इसमें पूरी कंसिडरेशन नहीं है, टू वे कंसिडरेशन नहीं है, तो एग्रीमेंट क्या हुआ? वॉइड है। बात समझ आ रही है? आपने कोई भी मर्डर के लिए या स्मगलिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया या एग्रीमेंट किया, ये क्या होगा? वॉइड अग्रीमेंट। क्या होगा भाई? ये क्या कहलाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। बिफोर मूविंग टू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, पहले मैं इसको कवर कर लूं। ये जो मैंने बात की मर्डर की, स्मगलिंग की, ठीक है, ये सारे क्या क्या कहलाते हैं? मर्डर, स्मगलिंग, और कोई क्राइम भाई? क्राइम है कंफर्म? पाकिस्तानी को हमसे पूछ लें यार, बाद में मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये आपके इलीगल काम है। तो अगर आप इसका एग्रीमेंट करते हैं तो ये क्या होगा? एक चीज ध्यान में रखनी है, इलीगल एग्रीमेंट क्या कहलाते हैं? ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट। बात समझ आ रही है? ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। मैंने अभी बात की थी, क्या ये इलीगल है? ये वॉइड है लेकिन इलीगल नहीं है, ठीक है। इन दोनों के लिए एक टर्म यूज होती है, उसको लिख लो अपने पास, वॉइड एब इनिशियो। क्या है टर्म? वॉइड एब इनिशियो। क्या बोलते हैं भाई? बोल लो जरा एक बार। वॉइड एब इनिशियो क्या मतलब हुआ? ये स्टार्टिंग से ही वॉइड है। क्या है? इनिशियल स्टेज से ही ये वॉइड है। तो इसको हम कहते हैं बोथ ऑफ दीज इलीगल एग्रीमेंट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। याद रहेंगी? हमने 2 टर्म पढ़ लिए, कल पढ़ी थी कौन सी? क्विड। कल कौन सी टर्म पढ़ी थी? क्विड प्रो क्यू। कौन सी पढ़ी थी? क्विड। बोल लो भाई, बोलना जरूरी है, ये एमसीक्यू में आती है चीजें। क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू का क्या मतलब था? समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन शुड बी क्विड प्रो क्यू, यानी बोथ ऑफ देम गिव्स एंड टेक समथिंग, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट होगा। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो क्विड प्रो क्यू कल पढ़ी थी, आज हमने एक और टर्म पढ़ी, कौन सी? वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का क्या मतलब है? वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। याद रहेगी ये टर्म, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? वैलिड पढ़ लिया, वॉइडेबल पढ़ लिया, वॉइड एग्रीमेंट पढ़ लिया, इलीगल एग्रीमेंट पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, यानी कि दीज आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट at start and become पे मैं जरा जोर दे रहा हूं भाई, become void। क्या लिखा मैंने भाई? क्या लिखा मैंने? स्टार्ट में क्या होते हैं? ये वैलिड होते हैं, then it become void, ठीक है। बात समझ आ रही है? क्या एग्जाम्पल है इसकी? क्या एग्जाम्पल है? कोई एग्जाम्पल आ रही है? मैं दूं? पहले एग्जाम्पल मैं दूं, फिर समझ आएगा। देखो, इंडिया पाकिस्तान की 70-75 साल की हिस्ट्री जो है, उसमें क्या हर वक्त पाकिस्तान और इंडिया के टेंस रिलेशन है? नहीं रहे, ऐसा तो नहीं है ना।
इसकी मैं यहां से एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं एग्जांपल। राहत फतेह अली खान को जानते हो? कौन है? सिंगर है, कंफर्म है ये, ठीक है ना? एक इंडियन मीडिया के बंदे ने किसको अप्रोच किया? राहत फतेह अली खान को, आरएफके को, ठीक है? किस चीज के लिए अप्रोच किया होगा? किसके लिए अप्रोच किया होगा? सिंगिंग के लिए। राहत भाई ने कहा कि भाई मुझे आप 1 करोड़ रुपए दे दें, इंशाल्लाह मैं आपके पास बिल्कुल हाजिर होके आपके इवेंट में क्या करूंगा? लगाऊंगा। कोई इसमें इलीगैलिटी है? इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन भी अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है। ये पार्टी भी वैलिड है, ये पार्टी भी। राहत भाई ने ऑफर दी, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन गया? क्या बन गया भाई? एग्रीमेंट बन गया या कॉन्ट्रैक्ट बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। इसने ऑफर दी, इसने एक्सेप्ट की, कंसिडरेशन भी मौजूद है, तमाम एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, कैपेसिटी है पार्टीज की। जब तक रिलेशन सही है तो कैपेसिटी भी है, फ्री कॉन्सेंट है, फ्री कॉन्सेंट भी है, कोई अनसर्टेनिटी है नहीं, वो भी नहीं है, ठीक है भाई? तो इसका मतलब है ये क्या बन गया? आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यहां तक क्लियर हो भाई? मेरे साथ रहना। यहां तक क्या बन गया? ये वॉइड तो बोलना भी नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ये एक आपका क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब फर्ज कर लो, इससे पहले कि बेचारे राहत फतेह अली खान साहब जाते, और अच्छा एक चीज मैं ऐड कर लो ताकि मैं एक और कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कर रहा हूं। इंडियन जो एजेंसी थी उसने इसके लिए राहत भाई को 25 लाख रुपए क्या दे दिया था? एडवांस दे दिया था, ठीक है भाई? राहत साहब ने कहा कि यार देखो ऐसे तो कंफर्म नहीं होगा जब तक आप पैसे नहीं देते मुझे, तो 25 लाख रुपए क्या दे दिया? एडवांस भी दे दिया। अब इससे पहले ये फर्ज कर लो कि 15/6/2020 को ये कॉन्सर्ट होना था। मई में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ऐसे इवेंट हो गए जिसमें दोनों गवर्नमेंट ने एक दूसरे के साथ काम करने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि इन दोनों के मुल्कों के दरमियान कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि कोई पाकिस्तानी सिंगर, कोई पाकिस्तानी एक्टर इंडियन सॉइल पे आके परफॉर्म नहीं करेगा। बात क्लियर है? ठीक है। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? कौन सा होगा? वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। Contract is a valid contract, then it become void contract, ceases to be enforceable. क्या फर्क है इसमें और इसमें? It is void ab initio, it is valid at the start, then it become void. It become void. This contract is now ceases to be enforceable. क्या है? Ceases to be enforceable. अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है ऑन, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे? इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम वॉइड। इसके अंदर अब होगा क्या? 25 लाख रुपए किसके पास हैं? तो राहत फतेह ने एक काम जरूर करना होगा, इसको ये पैसे वापस करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? ये वापस करने पड़ेंगे, और इस वापस करने को हम कहेंगे, इस टर्म को रेस्टिट्यूशन। बोलो क्या कहेंगे? रेस्टिट्यूशन कहते हैं कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको कोई चीज हो गई एंड यू हैव टू पे बैक दैट अमाउंट, दिस इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। भाई ये लीगल टर्मिनोलॉजी बढ़ती जा रही है तो समझ नहीं है सारी, क्या कहते हैं इसको? रेस्टिट्यूशन। राहत फतेह अली खान ने जो एडवांस लिया है वो रेस्टिट्यूशन उसकी करनी पड़ेगी। याद रहेगी भाई, एग्जाम्पल लिख लो ये अपने पास।
एक टर्म हमने यूज की रेस्टिट्यूशन, और उससे पहले हमने एक टर्म यूज की थी रिसाइन करना। रिसाइन करना क्या होता है? रिसाइन, RESCIND। मैंने एक और टर्म यूज की थी ना पहले कल की क्लास में, RESCIND। कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना। इसमें द पार्टी हैज द ऑप्शन आइदर टू अप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट और टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो रिसाइन का क्या मतलब हुआ? कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना। ये भाई ये लीगल टर्मिनोलॉजी आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर ये बिल्ड करनी है कि जब तुमसे कोई पूछे तो तुम ये नहीं कहोगे कि हमने टर्मिनेट किया है या खत्म कर दिया है, यू कहोगे कि हमने रिसाइन कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पे बैक नहीं बोलोगे, यहाँ क्या बोलोगे? रेस्टिट्यूशन करनी है, ठीक है? क्योंकि लीगल की कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो आपको देखो अच्छा लगता है। एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना कि हर सब्जेक्ट का अपना एक मिजाज होता है, तो उसकी टर्मिनोलॉजी यूज करोगे तो लिखने वाले को, पढ़ने वाले को उसमें समझ आएगी कि भाई जो कोई ऐसा बंदा है जिसने लॉ समझा हुआ है वो बात कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? इसको क्या करना पड़ेगा? रेस्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, ठीक है? और ये पैसे उसको वापस करने पड़ेंगे। बट कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। इसकी कोई और एग्जांपल लोकल में हो सकता है, विद इन पाकिस्तान? कोई लोकल लीगल यानी लीगल वगैरह हो रहा है तो गवर्नमेंट ने लीगल होना। एग्जाम्पल दोगे इसकी कोई? इस पे MCQ तक आए हुए हैं। देखो तुम्हें एक जहन में होगा कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके अंदर कभी कभी गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई हमने राइस की एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, हमने वीट की एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। जब वो बैन लगा देती है तो इसका क्या मतलब होता है कि अब ये काम जायज नहीं है। बट जब तक वो बैन नहीं लगता तो वो काम क्या होता है? वैलिड होता है। तो जब तक वो वैलिड था तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट जैसे ही बैन लगेगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बोलो गौतम, क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड होगा। बात समझ आ रही है? और ये गवर्नमेंट बहुत करती है कि इस चीज के ऊपर हमने बैन लगा दिया, अब ये चीज नहीं हो सकती, इसकी इंपोर्ट पे बैन, इसकी एक्सपोर्ट पे बैन। ये होता है नहीं होता है? गाड़ियों की इंपोर्ट पे बैन लगा दे, गवर्नमेंट कर सकती है? कर सकती है, बिल्कुल। आपने गवर्नमेंट गाड़ियों की इंपोर्ट पे क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। तो बैन जब आपने लगाया तो जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट थे वो क्या हो जाएंगे? बोलो बोलो, पूरा बोलो। कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड हो जाएंगे। अच्छा एक चीज जरा ध्यान में रख के बताओ कि अगर बैन लगा दिया और उसके बाद तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या होगा? वॉइड इलीगल भी होगा और वॉइड एग्रीमेंट होगा। जहन में रखना है, अगर बैन लगने के बाद काम करोगे तो क्या होगा? और बैन लगने से पहले बना लिया था, वैलिड था, और बैन लग गया तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। याद रहेंगी ये चीजें, ठीक है? अनइनफोर्सेबल का कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्टली वही है जो अभी हमने लीगल फॉर्मेलिटी में पूरा किया था कि जब तक उसके अंदर वो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल नहीं हो सकता। क्लियर है बात भाई? ये बात समझ आ रही है? जरा जल्दी से इसको पढ़ लो। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वैलिडिटी, जो मैंने पढ़ा है वो ये लिखा है या कुछ और लिखा है? इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब इसकी फोटो खींच लो भाई, अब ये पूरी कंप्लीट पिक्चर है जिसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटी जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा वैलिड नहीं होगा। देखो एक चीज मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बता दूं, जब तुम माशाल्लाह इंशाल्लाह फाइनेंस में भी जाओगे, कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो जब तक आप स्टैम्प पेपर देखा है ना, येलो रंग का पेपर होता है जिसके ऊपर एक वो चांद तारा और वो बना होता है, जब तक स्टैम्प पेपर पे काम नहीं करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। तो कोर्ट में जाओगे ना तो कहेंगे भाई इसका मतलब आपने इस पे स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की, तो वो पेपर खरीदना पड़ता है 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपको वो पेपर यूज करना पड़ता है। अगर आपने उसको प्रॉपरली इसको नहीं लिया हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में नहीं वो एंटरटेन होगा। बात समझ आ रही है? तो वो क्यों, उसके अंदर सारे एलिमेंट मौजूद हैं लेकिन वो क्यों अनइनफोर्सेबल है? क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होंगी। बात समझ आ रही है? लेकिन गवर्नमेंट ने राइस एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया तो ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन इसके बाद भी अगर हमने कंटिन्यू रखा नहीं, फिर तो वाइड एग्रीमेंट कर रहे हो ना तुम। उसके बाद अगर तुम कर रहे हो तो इलीगल काम कर रहे हो।
ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया। नहीं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ना, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड हो गया। उसमें तुमने देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते ही तुम्हें एक काम सिर्फ करना है, वो है रेस्टिट्यूशन। तुमने जो पैसे पकड़े हुए थे वो वापस करने। अगर तुम कोई हाफ इंपोर्ट कर चुके हो तो उसके पैसे देने तुमने तो दो। जो काम हो चुका है उसके पैसे देने, लेकिन जो काम नहीं हुआ हो गया। सर जैसे यहाँ पर पैसे वापस कर रहे हैं तो रेस्टिट्यूशन हो रहा है, अगर हमने गुड्स पहले सप्लाई कर दिए, गुड्स पहले हो गई ना, उसके पैसे देने पड़ेंगे या पैसे लेने पड़ेंगे। देखो तुम बैठे हो इंडिया में, मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में, मैंने तुमसे चावल मंगाए, वहां से चावल मेरे पास आ गए, अब क्या हुआ है, बैन लग गया है, तो ये पैसे तो मैं तुम्हें दूंगा ना, ये पैसे थोड़ी खा जाऊंगा। देखो एक चीज ध्यान में रख लो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जो रेस्टिट्यूशन है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो पार्टी है उन्होंने जो एक्सचेंज कर लिया है वो क्या होगा, उसकी जो कंपेंसेशन है वो चली जाएगी, उसके बाद एग्जीक्यूशन नहीं होगी। मतलब इन्होंने मुझे राइस एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है, इन्होंने कर दिए, मैंने ले लिए, और 10 लाख के ले लिए, 10 लाख तो मुझे वापस करने पड़ेंगे तुम्हें इन एनी केस। बाकी कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन नहीं होगी, परफॉर्मेंस नहीं हो सकती अब इसके अलावा। क्लियर है? रिसाइन कर दें, आप किसी चीज को खत्म कर दें। यानी जब इधर हम बात कर रहे हैं फ्री कॉन्सेंट की, तो द पार्टी हैज द ऑप्शन आइदर टू बी इन द कॉन्ट्रैक्ट और रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दें। ठीक है भाई, आप इसकी भाई फोटो खींचनी है, फटाफट खींच लो ताकि हम आगे बढ़े। कोई सवाल है मुझसे पूछ लें, क्वेश्चन है कोई? भाई इसकी तमाम टर्मिनोलॉजीज को आपने याद रखना है, ताकि आगे जब मैं आपसे कहूंगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है या वॉइड एग्रीमेंट क्या है, तो आप शक्ल ना देख रहे हो मेरी कि सर ये पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप। ये नहीं होना चाहिए। सही है भाइयों, यहां तक क्लियर हो? ठीक है, आगे चलें। इसको मिटा दूं? लिखना है लिख लो भाई, जल्दी जल्दी। बोर्ड साफ करना भी ऑटो होना चाहिए था वैसे, बटन दबाओ खुद ब खुद साफ हो जाए। हाँ इतनी मेहनत लगती है। हाँ क्या हुआ? अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो भाई? चलो अब बोर्ड साफ हो गया, जल्दी से बताओ कौन कौन सी वो है वैलिडिटी क्लासिफिकेशन। देखिए बजाएगा बार बताओ ना, ऐसे तो मजा नहीं आएगा। हाँ कौन कौन सी ऑन? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल क्या होता है? वॉइडेबल क्या होता है? जिसमें अग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन होगा आइदर टू स्टे इन द कॉन्ट्रैक्ट और टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। भाई कब होगा? ये कब होगा? जब फ्री कॉन्सेंट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा? तीसरा वॉइड एग्रीमेंट। क्या डेफिनेशन थी भाई गौतम वॉइड एग्रीमेंट की? बोलो 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 भाई, यहाँ शर्मा उधूरी नहीं चलेगी, बताओ। विच इज नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक है, इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये आपका वो एग्रीमेंट है जो कि कोर्ट में नहीं आ सकता। एग्जाम्पल क्या दी मैंने इसकी? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। बोलो बोलो। एग्रीमेंट विद माइनर। इलीगल एग्रीमेंट सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है?
पहले वैलिड होता है, तो जो बाद में वाइड कह रहे हैं अब हम इसको बोलेंगे सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। बोले सब बोले सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। देखो ये वर्डिंग ना समझ लो, लॉ में अगर पास करने ना कुछ की वर्ड्स होंगे जो आपके इन एनी केस आपके टेक्सचर में मौजूद होने चाहिए। अगर वो मौजूद नहीं है, ठीक है, अब बिरयानी बनाते हो उसमें मेन चीज क्या होती है? मसाले। मसाले थोड़ी होते, पहले चावल और गोश्त होते। तो वो नहीं होगा तो बिरयानी नहीं बनेगी, मसाले फिर बाद में आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिरयानी में मसाले सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ना भाई। चावल और गोश्त डाल के तो तुम कुछ भी बना सकते हो, बिरयानी बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? मसाले इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो मसाले से क्या होता है? टेस्ट आता है ना। तो भाई देखो चावल गोश्त डालोगे तो कुछ ना कुछ तो बन के निकल आएगा। अब अहमद भाई कुछ बनाए किसी की फरमाइश पे तो कुछ तो बना ही देंगे, लेकिन क्या बनेगा वो बिरयानी नहीं हो सकती। बिरयानी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? उसके 12 मसाले। ये है, कंफर्म है ना? तो भाई इसी तरह लॉ का जो पेपर है उसमें तुम कुछ ना कुछ तो बना दोगे, लेकिन जो बनेगा वो क्या नहीं होगी? बिरयानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर बिरयानी बनानी है तो ये मसाले जो है ना सारे डालने पड़ेंगे तुम्हें। तो की वर्ड्स, की पंचिंग वर्ड्स मस्ट बी इन योर माइंड। रट्टे नहीं लगाओगे, ऑटोमेटिकली आएंगे, बिल्ड होंगे तुम्हारे। क्या भाई क्या होता है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? द कॉन्ट्रैक्ट विच इज विच सीजेस टू बी इनफुल। गुड इनफ। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, जो चेकर है उसको पता होगा। अगर तुमने सीजेस टू बी इनफोर्सेबल लिखा है इसका मतलब तुम्हें मतलब पता है। एग्रीमेंट विच इज नॉट इनफोर्सेबल इज अ वॉइड एग्रीमेंट। इतनी सी डेफिनेशन याद रखनी है बस, और कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। हर कॉन्सेप्ट के कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स और उसकी कीवर्ड्स, ये गुड इनफ होते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आ जाए क्लासिफिकेशन एज पर फॉर्मेशन। कितने तरीके की हैं? 3 तरीके की। कौन कौन सी? एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और कॉजी। और कॉजी क्या कहता है? ब्रैकेट में लिख दो कंस्ट्रक्टिव। आईकैप ने इस बार गेम कर दिया था। आईकैप ने इस बार पूछा व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आमतौर पे जितने भी टेक्स्ट मौजूद हैं उसमें कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से ही बुलाया जाता है। लेकिन आईकैप ने 5 नंबर का सवाल दिया और पूछा ये कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट क्या था? नहीं, उसमें इसका पूरा चैप्टर है, यहाँ नहीं पढ़ोगे तुम। इसकी 5 एग्जाम्पल है, ये चैप्टर है भाई। 5 नंबर में थोड़ी पूछेंगे व्हाट इज कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बट अभी हम इसमें कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हैं? ऑन होल्ड करेंगे, ये चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। एक्सप्रेस एंड, तो फॉर्मेशन में अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फॉर्मेशन में एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। एक्सप्रेस क्या होती है? एक्सप्रेस फीलिंग नहीं होती भाई। एक्सप्रेस का मतलब होता है इट शुड बी आइदर इन राइटिंग और ओरल। और इम्प्लाइड का मतलब होता है बाय कंडक्ट। बाय कंडक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फॉर्म आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। एक्सप्रेस तो बड़ा आसान है। राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट तो आपके कितने बने होंगे भाई? मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट कितने बनते हैं आपके? एग्रीमेंट राइटिंग में होते नहीं होते? तो जब एडमिशन फॉर्म साइन करते हो या फीस पे करते हो, राइटिंग में होता है या ऐसे ही होता है? कोई लिखाई पढ़ाई हुई होती है इसकी, ठीक है। प्रॉपर्टी का काम करते हो तो क्या राइटिंग में होता है? बिल्कुल होता है। जब कंपनी पे ऑर्डर, परचेज ऑर्डर देती है तो कैसे देती है? राइटिंग में देती है, ऐसी देती है? राइटिंग में देती है। द पार्टी हु इज सप्लाइंग इज जनरेटिंग सेल इनवॉइस। सेल इनवॉइस राइटिंग में होती है या बगैर उसके होती है? राइटिंग में होती है। तो ये राइटिंग में आपके एग्रीमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि मैं आपको पूरे साल कंप्यूटर मेंटेनेंस की सर्विस दूंगा, तो मैं आपके साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट कर रहा हूँ, जिसको हम आमतौर पे जबान में बोलते हैं SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है ये कैसे होगा? राइटिंग में होगा, जिसमें आप लिखोगे कि आप ये अग्री कर रहे हो कि ये काम करोगे और हम आपको इसके अगेंस्ट पे ये पैसे देंगे। तो ये तमाम चीजें कैसे हो रही होती हैं? बोलो भाई। ये कॉन्ट्रैक्ट सारा का सारा राइटिंग में हो रहा है। तो क्या हम सिर्फ ये कहें कि ये राइटिंग में होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा वरना नहीं होगा? ऐसा है?
इसके अलावा हो सकता है, ओरल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या एग्जाम्पल है भाई इसकी? ओरल की एग्जाम्पल दो। हाँ जी, डिनर का प्लान बनाया, सोशल एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ भाई, ग्रोसरी स्टोर जाके क्या करते हो तुम लोग? गए हो ग्रोसरी, गए कभी? क्या किया वहां पे? ग्रोसरी ली और उसके बाद क्या किया? एग्रीमेंट साइन किया कोई? क्यों एग्रीमेंट क्यों साइन नहीं किया? वहां पे जरूरत ही नहीं होती। ग्रोसरी का काम आपका ओरली हो जाता है, होता ही नहीं होता। ठीक है, मैं आपको अपना मोबाइल अभी यहाँ पे खड़े खड़े बोलूंगा भाई ये मैं 1.5 लाख रुपए का बेचना चाह रहा हूँ, आपने एग्री किया, पैसे दिए, मैंने आपको मोबाइल अपना भेज दिया। या आप सरीना मार्केट गए या आप मोबाइल किसी भी मार्केट गए, सदर की मार्केट, आप जब मोबाइल खरीदते हो क्या एग्रीमेंट साइन करते हैं वहां कोई? क्यों नहीं करते? जरूरत नहीं है। तो वो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हो रहे हैं? ओरल हो रहे हैं। एक्सप्रेस हैं लेकिन, तो एक्सप्रेस कैन आइदर बी इन राइटिंग और ओरल। बात क्लियर हो रही है? तो इट कैन आइदर बी इन राइटिंग और ओरल, ये बात तो हमें समझ आ जानी चाहिए। तो जो सवाल, एक क्यूरियोसिटी हर बेरी लॉ के बच्चे को पहले दिन होती है कि सर एग्रीमेंट तो जब तक राइटिंग में ना हो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ऐसी कोई कहानी नहीं है, जहन में बैठा लो, ऐसी कोई कहानी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कैन आइदर बी इन राइटिंग और ओरल। 2 चीजें समझ आ गई हमें। अब तीसरी चीज आ गई, वो क्या है? ये क्या एग्जाम्पल है भाई इसकी? जी, बाय कंडक्ट, इसकी क्या एग्जाम्पल है? ऑन, देख के बता दो चलो। बाय कंडक्ट की क्या एग्जाम्पल है? भाई एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस चल रही है, वो ना राइटिंग में आपसे कुछ बोल रही है ना ओरल कुछ बोल रही है, वो चल रही है। कंडक्टर होना या ना होना मैंडेटरी है? मैंडेटरी तो नहीं है ना भाई। कंडक्टर तो ये पाकिस्तान में रिवाज है ना, बसों के साथ एक बंदा आवाजें लगाता हुआ जा रहा है। या वो टाइम जिस वक्त कंडक्टर अंदर मौजूद टिकटिंग कर रहा है, उस वक्त वो बस वाला आवाजें तो नहीं लगा रहा ना। अगर उस वक्त कोई पैसेंजर चढ़ता है तो क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं होता। भाई तुम बस में बैठ गए फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तुम्हारा? नहीं हुआ? हाँ या ना में जवाब दो ना यार। हो गया। तो क्या राइटिंग में था? क्या उस बंदे ने कुछ बोला था? क्या हो रहा था? इम्प्लाइड है वो। कंडक्ट आपको आपके कंडक्ट से साबित हो गया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। ना कुछ बोलने की जरूरत पड़ी ना राइटिंग की जरूरत पड़ी। क्लियर है? बात समझ आ रही है? भाई आपके एयरपोर्ट पे वो होते हैं, पोर्टर होते हैं, वो आए, आपका सामान उठाया और ले गए। उनकी एक फीस है, सर्टेन फीस होती है, वो आपने मैंडेटरी पे करनी है। पोर्टर आया, आपके सामने बैठा, उसने आपका सामान उठाया, आपने कुछ नहीं बोला। क्या आपने कुछ नहीं बोला? जब वो सामान लेके चला गया आपने कहा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं हुआ? कैसे हुआ? बाय बोलो भाई, बाय कंडक्ट हो गया। क्योंकि जब वो ये काम कर रहा था तो उसकी तरफ से इम्प्लाइड बाय कंडक्ट था कि ये एग्रीमेंट हो रहा है और आप उससे सहमत हैं। वरना तो आप उसको बोल देते कि भाई मैं अपना बोझ खुद उठा सकता हूँ, आपको जरूरत। लेकिन आपने ऐसा कुछ, जब आपने कुछ नहीं बोला तो बाद में आप ये नहीं कह सकते उसको कि भाई आप थे, मैंने कुछ कहा ही नहीं था। तो आपका यहाँ पे बाय कंडक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गए। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। याद रहेंगी ये बातें? ठीक है, आप उधर क्विकली इसको पढ़ लें। कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड बाय वर्ड, स्पोकन और रिटन। अहमद ऑफर टू जमील टू बाय हिज कार फॉर ₹100,000। ये क्या हुआ भाई? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। अहमद राइट ऑफर लेटर टू सलीम टू सेल हिज DHA प्लॉट नंबर 21 फॉर ₹20 million। ये रिटर्न में है। ठीक है। इम्प्लाइड क्या है? कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड अदरवाइज देन बाय वर्ड और स्पोकन और रिटन, इट इज मोस्टली थ्रू कंडक्ट। कंडक्ट को जरा हाईलाइट कर लो। पब्लिक बस ऑन डेफिनेट रूट, पोर्टर ऑन एयरपोर्ट पिकअप द बैगेज और पैसेंजर एंड ही अलाउ हिम टू डू सो।
ये सारी एग्जाम्पल है किस चीज की है, एम्प्लॉयड की, ठीक है। कॉजी को अभी हम ऑन होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है बात? हाँ जी आगे चलें, ठीक है, यहाँ तक कंफर्म क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। अब इसी तरह आपके पास एग्जीक्यूशन की बेस पे, इसको मिटा दूं, क्या हुआ, क्वेश्चन है कोई? एग्जीक्यूशन, तीसरी क्लासिफिकेशन क्या है, एग्जीक्यूशन। इसकी बेस पे भी दो क्लासिफिकेशन आती हैं, बहुत सिंपल दी है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। पहली कौन सी है, एग्जीक्यूटेड, दूसरी कौन सी है, एग्जीक्यूटरी। जब परफॉर्मेंस परफॉर्म हो जाए, क्या हो जाए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेड। मैंने डिनर ऑर्डर किया, खाना आ गया, मैंने खा लिया, मैंने पैसे पे कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट इज अ, बोलो भाई, कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और जब तक ये नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्जीक्यूटरी, परफॉर्मेंस इज स्टिल पेंडिंग। क्या मतलब हुआ, ऑन मैंने तुम्हें ऑर्डर किया, तुमने मुझे कहा कि भाई 1 लाख रुपए की शुगर मैं आपको सप्लाई कर दूंगा, क्वांटिटी भी बता दी तुमने मुझे, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हम बैठे हुए हैं 10 मई 2022 को, और ये जो काम होना है ये होना है 15 जुलाई 2022 को। कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है, क्या नेचर है कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें से बताओ ना भाई, उसमें से क्या है, जान क्यों निकल रही है, बता दे यार अहमद भाई, यार तुम ही बताओगे, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई नहीं बताएगा। ये एग्जीक्यूटरी है, एग्जीक्यूटेड है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना कब है, पहले तो ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट बना कब है, कॉन्ट्रैक्ट डेट ये है, ये नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनाए 10 मई को, 10 मई को इस कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या है, एग्जीक्यूटरी, परफॉर्मेंस होनी है। 15/7 को अगर परफॉर्मेंस हो जाती है तो उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एग्जीक्यूटेड होगा। बात क्लियर है? इसकी एक टर्म और आती है, पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी। क्या मतलब हुआ, 10/5 को ऑन को मैंने पैसे 100% दे दिए, ऑन ने डिलीवर कब करना था, 15/7 को, तो मेरी तरफ से पार्टली एग्जीक्यूटेड हो चुका है, वहां से एग्जीक्यूटरी है, ठीक है, बात याद रहेगी। यहीं पे हम रोकते हैं भाई, इसके बाद इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। बट आज अच्छा खासी तुम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, समझ लो ऑलमोस्ट सारी पढ़ ली है, सिर्फ बायलैटरल और यूनिलैटरल लगे, तो क्लासिफिकेशन तुम लोगों को सही रिवाइज कर लेना भाई। ऐसा ना हो कि बस ये पूरा हैंडआउट उठाओ और वेडनेसडे को आ जाओ कोरे बिल्कुल जीरो के मत आना। क्लासिफिकेशन को ध्यान में रख लेना, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रख लेना, 2 ही चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, ठीक है, बट सारी इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर है। कोई सवाल यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन?